प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। देश में इस समय चुनावी माहौल बन चुका है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चंद महीनों के भीतर ही हो जाएंगे, यानी इस साल के अंत तक, और अगले साल मई से पहले लोकसभा के चुनाव भी हो जाएंगे। तो तमाम विपक्षी दलों ने और सत्ताधारी भाजपा ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। चुनावी मोड में वो लोग आ चुके हैं। पिछले 3-4 दिनों में जो कुछ प्रमुख घटनाएं घटी हैं, उनको लेकर के ये बात तय होने लगी है कि कांग्रेस किस रास्ते पर चल करके चुनावी रणनीति तैयार कर रही है और भाजपा उसके जवाब में किस तरह की रणनीति तैयार कर रही है। जो घटनाओं की मैं बात कर रहा हूं, एक प्रमुख घटना है कि इसी रविवार को भाजपा की निष्कासित या निलंबित सदस्य और एक समय में प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा जी लगभग 1.5 साल बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार शामिल हुई। और जब वो इस कार्यक्रम में आई तो उनका जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। उसके अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर की जो उनकी जनसभा थी, उस सभा में उन्होंने कन्हैया लाल की हत्याकांड का जिक्र किया। और तीसरी घटना, दक्षिणी दिल्ली से भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी, जिन्होंने अभी संसद में विशेष सत्र के दौरान बसपा सांसद दानिश अली को कुछ अपशब्द कहे थे, उनको दिल्ली कबड्डी संघ का निर्विरोध अध्यक्ष जो है चुना गया है। तो ये 3 घटनाओं से हमें क्या संकेत मिलते हैं, आज के इस अंक में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि नूपुर शर्मा जो भाजपा की प्रवक्ता थी, पिछले साल मई के महीने में वो एक टीवी डिबेट में बैठी हुई थी। उस समय पर ज्ञानवापी में सर्वेक्षण के दौरान जो शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी, जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है, तो उसको लेकर मुस्लिमों की ओर से जो पक्ष रख रहे थे तस्लीम रहमानी, उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बातें कहीं। इसके आधार पर नूपुर शर्मा जी ने कुछ इस्लामिक पुस्तकों का उदाहरण देते हुए ये कहा कि अगर मैं भी ऐसा कहूं तो आपको कैसा लगेगा। उन्होंने प्रत्यक्षता नहीं कहा था, उन्होंने कहा अगर मैं ऐसा कहूं तो कैसा लगेगा। इस पर पूरे देश में बवाल हुआ। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहा गया कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की गई है, पैगंबर साहब के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की गई है। इस पर कार्रवाई करते हुए भाजपा ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और पूरे देश में सर तन से जुदा के नारे लगने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया लाल की निर्ममता पूर्वक गला काटकर हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र में उमेश कोले का जो है वो हत्या कर दी गई। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हुई। नूपुर शर्मा के खिलाफ न्यायालय ने भी उन्हें सुरक्षा देने की जगह उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया। बाद में मुझे लगता है, अगर मैं ये कहूं तो कोई गुरेज नहीं है, कि न्यायालय ने अपनी भूल सुधार करते हुए जितने भी केस थे नूपुर शर्मा के खिलाफ, उन्हें एक जगह पर क्लब करने की मंजूरी दे दी। न्यायाधीशों को लग रहा था कि जितनी भी अव्यवस्था फैली है उसकी जिम्मेदार एकमात्र नूपुर शर्मा हैं। जिन लोगों ने उमेश कोहले या कन्हैया लाल की हत्या की है वो लोग इसके दोषी नहीं हैं। लेकिन खैर, बाद में न्यायालय ठीक आ गया। लेकिन आज का ये विषय नहीं है। इसकी वजह से जब नूपुर शर्मा की जान पर खतरा बन गया तो पिछले 1.5 साल से लगभग वो अपने घर में एकांतवास में थी। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होना बंद कर दिया। लेकिन अभी इस रविवार को विवेक अग्निहोत्री की एक फिल्म आ रही है, द वैक्सीन वार। उसकी स्क्रीनिंग थी। उस कार्यक्रम में नूपुर शर्मा जी को भी आमंत्रित किया गया। नूपुर शर्मा जी दर्शक दीर्घा में सबसे पीछे बैठी हुई थी। उसी दौरान विवेक अग्निहोत्री ने उन्हें बुलाया मंच पर
और जैसे ही नूपुर शर्मा का नाम उन्होंने मंच से लिया, तुरंत ही पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और उनके पक्ष में नारेबाजी होने लगी। यह संकेत था भाजपा के लिए कि उन्होंने नूपुर शर्मा को निलंबित करके किस तरह का फैसला किया है, यानी कि जनता उस फैसले को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। शायद इसी का असर था कि अगले दिन सोमवार को जब राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही कि जिस राज्यों में लोगों के गले काट दिए जाते हों, वहां पर निवेश कैसे आएगा। उनका इशारा सीधे सीधे दर्जी कन्हैया लाल की हत्या की तरफ था। और जिन हत्यारों ने निर्ममता पूर्वक हत्या की कन्हैया लाल की, उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने वीडियो बनाया और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धमकी दी गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस घटना को याद करके और उससे एक दिन पहले सार्वजनिक जीवन में नूपुर शर्मा की वापसी, ये आपस में कोई संबंध रखते हैं? इसी कार्यक्रम के दौरान, इसी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जो नया विपक्षी गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन, उसका बनाने का उद्देश्य सनातन को खत्म करना है। ये तो खुद इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो खुद कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। कोई कह रहा है कि ये डेंगू और मलेरिया कोरोना जैसा है, तो कोई इसे कोड़ HIV बता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। तीसरी घटना जो हुई है रमेश बिधूड़ी जी से संबंधित, जब संसद का विशेष सत्र चल रहा था, चंद्रयान तृतीय की सफलता पर चर्चा हो रही थी लोकसभा में, उसी दौरान उन्होंने बसपा सांसद दानिश अली जी के लिए कुछ अपशब्द कहे। उनका कहना है कि उन्होंने, दानिश अली ने रमेश बिधूड़ी को उकसाया था इस तरह की बातें कहने के लिए। उस पर संसद में जांच चल रही है, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद भाजपा ने उनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उनका स्पष्टीकरण मांगा है और अब उन्हें दिल्ली कबड्डी संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। तो आप इन सब घटनाओं से समझ सकते हैं कि भाजपा अब गुपचुप वाली नीति पर चलने को तैयार नहीं है। वो प्रखर हिंदुत्व की तरफ आगे उसको बढ़ना होगा, क्योंकि जिस तरह की नीति पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारें चल रही हैं, अब हटो बचो की नीति से काम चलने वाला नहीं है। ये उनकी समझ में आने लगा है, क्योंकि भाजपा के समर्थकों का भी एक वर्ग भाजपा नेतृत्व पर और संघ नेतृत्व पर, मैं कह रहा हूं संघ के नेतृत्व पर भी यह आरोप लगा रहा है कि वो हिंदुत्व को और हिंदूवादी संगठनों को दबाने का काम कर रहे हैं। इस तरह के आरोप हैं कि भाजपा भी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है, वो तुष्टीकरण की नीति पर चलने की कोशिश कर रही है। जो तृप्तिकरण का भाषण दिया था, बयान दिया था मोदी जी ने, उसकी लोगों ने काफी कड़ी आलोचना की थी। अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने गियर को बदला है, क्योंकि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में लगातार प्रखर हिंदुत्व के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता नहीं पकड़ा है। यहां तक कि इंडी अलायंस की जो बैठक भोपाल में होने वाली थी, पहली सभा, उस तक को उन्होंने स्थगित करवा दिया। वो नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश में सनातन विरोधियों का जमावड़ा हो, और उनका जो अभियान चल रहा है, जिसके तहत उन्होंने छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की हनुमंत कथा कराई, भारत को हिंदू राष्ट्र बताया, और उसके बाद अभी हाल में ही पंडित प्रदीप मिश्रा की श्री शिव महापुराण का आयोजन करवाया, और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। नर्मदा देवी की जो नदी हैं, उनकी आरती का आयोजन किया जा रहा है। लगातार वो हिंदुत्व के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं,
वो यात्रा कर रहे हैं और मंदिर मंदिर जाकर के शीश नवा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी, उन्होंने तो राम वन पथगमन जो परियोजना है उसे चालू कर दिया है और कई करोड़ रुपए की, शायद लगभग 165 करोड़ की ये परियोजना है, इस पर काम कर रहे हैं। तो तीनों ही सरकारें हिंदुत्व के रास्ते पे आगे बढ़ रही हैं। भले ही राहुल गांधी जी कुछ भी बयान दे रहे हों, लेकिन ये तीनों राज्य लगातार हिंदुत्व के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। तो भाजपा की मजबूरी है कि वो भी अब प्रखर हिंदुत्व का रास्ता पकड़ें। उनको अपने चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी सूर्या, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा, तेलंगाना के टी राजा, ध्यान कीजिए टी राजा को भी भाजपा ने निलंबित कर दिया था, उनकी भी वापसी मुझे लगता है जल्दी ही पूरे जोर शोर से होगी। और उत्तर प्रदेश के बिल्कुल धाकड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनको चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से उतारेगी भाजपा, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। और वो पूरी ताकत के साथ इन 3 राज्यों के चुनाव प्रचार में जुटेंगे। भाजपा ने साफ कर दिया है कि अब वो प्रखर हिंदुत्व के रास्ते पे आगे बढ़ने जा रही है। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की रैली में अपने भाषण दिया है, उससे साफ है। और नूपुर शर्मा जी की सार्वजनिक जीवन में वापसी हुई है। तो ये तो 3 घटनाएं थी, मैंने कहा इन पर आपसे चर्चा करनी चाहिए और भाजपा की नीति रीति में किस तरह का बदलाव होने वाला है। आप देखिए धीरे धीरे ये तमाम नेता, चाहे हिमंता बिश्व शर्मा जी हो गए, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो गए, तेजस्वी सूर्या जी हो गए या टी राजा जी हो गए, ये सब लोग बहुत तेज़ी से चुनाव प्रचार में जुटेंगे। और रमेश बिधूड़ी जी भी हो सकता है इनके स्टार प्रचारकों की अब जो है लिस्ट में शामिल हो जाएं। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।